हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक लेक्चर 4। सो आज लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाना, उन्हें भी एग्जाम में पास होना है यार। चलो, प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं। प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इशू टू द पब्लिक इनवाइटिंग ऑफर्स टू बाय सिक्योरिटीज। ठीक, हम ये एक कागज होता है जिसके अंदर चीजें लिखी होती हैं। हम ये क्या करते हैं, पब्लिक को देते हैं कि भाई इसे देखो। ये एक तरीके से इट्स लाइक अ ऑफर कि भाई आप इसे देखो और एक्सेप्ट करो अगर आपको ये पसंद आता है तो। ठीक, ये होता है प्रोस्पेक्टस। डिफाइन करा गया है सेक्शन 270 के अंदर ऑफ द क्लॉज कंपनीज एक्ट 2013। इंक्लूड्स रेड हरिंग प्रोस्पेक्टिव, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, ये हम सब पढ़ने वाले हैं ओके इसके अंदर। अब प्रोस्पेक्टस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो मेरे पास एक प्रोस्पेक्टस होगा, मुझे उसके अंदर सारी कहानी चीज़ें पता होंगी कि क्या वो लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या वो कंपनी बता रही है, तो मैं इजीली अपने डिसीजंस ले पाऊंगी कि हाँ मुझे पैसा लगाना है नहीं लगाना है, मुझे अच्छी लग रही है कंपनी या नहीं लग रही है। ठीक, ये सारी बात होती है। इसके अलावा कंटेंट क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल ये रट्टा मारना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है। अ वैलिड प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ अ कंपनी, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। ठीक, देखो नेम एड्रेस यूजुअली मांगा ही जाता है। डिटेल्स, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, कंपनीज फाइनेंशियल हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर क्या रहेगा क्या नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या ऑफर का टर्म है, डिक्लेरेशन, और ये मस्ट फाइल विद द आरओसी बिफोर इशू। ठीक, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। क्या होता है ये सेक्शन, इसमें डिफाइन है। अ समरी ऑफ अ मेन प्रोस्पेक्टस, एक समरी दे देते हैं उसके अंदर। ठीक, मेन बात है समरी। इशू अलोंग विद एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म फॉर सिक्योरिटी। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दे दिया जाता है। ये इन्वेस्टर की मदद करता है समझने में, ताकि वो पूरा प्रोस्पेक्टस ना पढ़े बट एक समरी पढ़े और समझ ले। तो इन शॉर्ट यहां लिख लेते हैं समरी, याद हो जाएगा ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेक्शन 25 में डिफाइन है। अप्लाइज व्हेन कंपनी अलॉट सिक्योरिटीज थ्रू एन इंटरमीडियरीज। अब जैसे ऑफर फॉर सेल लगा दिया कि भाई आओ ले लो। ठीक, ट्रीटेड एज अ प्रोस्पेक्टिव इवन इफ कंपनी इज नॉट डायरेक्टली इनवाइटिंग द कंपनी, मतलब वो डायरेक्टली नहीं इनवाइट करते, एक सेल की तरह कहते हैं कि आ जाओ कर लो। इंश्योर करते हैं कि दैट कंपनी कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी बाय यूजिंग मिडिल मैन। ये कोशिश रहती है क्योंकि ऑब्वियसली हम एक तरीके से सेल्स ही लगा दी कि आओ ले लो, एक मिडिल मैन, मतलब ये कोशिश होती है कि कोई लाइबिलिटी ना आ जाए सामने वाले पे, कंपनी को ऐसी लाइबिलिटी नहीं दे दे सामने वाले लोगों को। ये उनकी पूरी कोशिश रहती है, बट थ्रू अ मिडिल मैन वो ट्राई करते हैं कि हाँ आओ हमसे शेयर्स खरीदो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कई लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका रहेगा, क्या होता है प्रोस्पेक्टस, नहीं लोगों को पता होता। बट आज के वक्त में देखा जाए तो कितने लोगों ने स्टॉक्स पे पैसा लगा रखा होता है जिनको एक्चुअली कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ठीक, डी शेल्फ क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज्ड बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक्स, एक तरीके से वही बैंक्स के थ्रू। अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल इशू ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ ईयर, मतलब आप बहुत सारी जगह पे लगा सकते हो पैसा। कंपाइंड बाय इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर ईच न्यू ऑफर, सबके अंदर प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रखा होता है कि हाँ यहाँ यहाँ ये इसके फायदे हैं, ये नुकसान होंगे, ये लाइबिलिटीज है, ये ऑफर है, बताओ इफ यू वांट टू एक्सेप्ट आप कर सकते हो। शेल्फ मतलब एक तरीके से सामने रखा होता है और आप लो और इसे यूज करो, और ज्यादातर बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, अब अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन बिटवीन टू इश्यूज अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक, मतलब बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है, मतलब आप इसमें ज्यादातर ये वर्ड से समझो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की, इसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है शेल्फ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ना, पता है कभी कभी ना लोग कंफ्यूज जाते हैं, एक तरीके से बैंक्स के अंदर देखने को मिलता है और लिखा होता है उसके अंदर कि यार ये लाइबिलिटी आएगी, ये चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ कंबाइंड होकर मिलता है कि हाँ ये ऑफर है, ये नया ऑफर आया है, इस तरीके से आप मल्टीपल जगहों पे पैसे लगा सकते हो। सेम उसी को ही डिफाइन कर दिया गया है। ठीक, कंटेन अपडेटेड क्या क्या फाइनेंशियल, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। ठीक, ये दोनों एक साथ ही कहीं ना कहीं पढ़े जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इशूड बिफोर द प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर फाइनलाइज, मतलब पहले ही बता देते हैं। ड्यूरिंग यूज ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस,
ठीक, ताकि पहले ही पता चल जाए लोगों को कि भैया क्या प्रोसेस रहेगा, क्या पैसा रहेगा, क्या शेयर्स फाइनलाइज होने वाले हैं, उनको कुछ आइडिया लग जाता है। फाइनल प्राइसेस जो है वो आफ्टर फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि चलिए यार ये पैसा रख देते हैं। हम्म। इसके बाद मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। अब मान लो ये सारी कहानी प्रोस्पेक्टस में बता दी गई, ठीक है, ये सारी की सारी जो हमने अभी रीड करी, जैसे कि हमने पढ़ा अब्रिज के अंदर की समरी दे देते हैं, फिर हमने डीम्ड में पढ़ा कि हाँ भाई एक मिडिल मैन सा लगा देते हैं, फिर हमने शेल्फ में पढ़ा कि ज़्यादातर बैंक्स वैंक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक, साथ में मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, फिर हमने पढ़ा ये दोनों एक साथ होते हैं, फिर हमने पढ़ा रेड हियरिंग के अंदर कि भाई प्राइस और शेयर नंबर पहले से ही दे देते हैं ताकि पता चल जाए उन लोग को, एक फीडबैक मिल जाए कि कैसे क्या चीज़ रहेगी, पहले ही पूरा प्रोसेस एक एक बुक सी दे देते हैं कि उन लोगों का इंटरेस्ट जान ले कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। अब आता है कि अगर मान लो उन प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस स्टेटमेंट हो जाती है, तो फिर क्या उसका सीन रहेगा। सबसे पहले अगर मिस स्टेटमेंट हो रही है तो हम लगाते हैं कि भाई ये झूठे लोग हैं, हमारा दिमाग खराब करने के लिए ही आए थे ये, ठीक। और ये सोच के चलते हैं कि जान के ऐसा किया गया है। अब उसकी कुछ लाइबिलिटीज हैं जो क्या होती है, पहला सिविल लाइबिलिटी, कि डायरेक्टर माना जाता है, प्रमोटर जो कंपनी का आइडिया लेके आया, एक्सपर्ट्स जो थे उसके अंदर, ये सब लाइबल माने जाते हैं इस सेक्शन के अंडर, रट्टा मारना ऑब्वियसली। क्रिमिनल लाइबिलिटी ये मानी जाती है कि सेम पर्सन इफ, ये सोच के चलता यही लोग रहेंगे और ये सोच के चलते हैं कि ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे और इस सेक्शन के अंडर है, और उसके बाद अगर ये सब होगा तो आपको ये सजाएं मिलेंगी, ठीक। इसके बाद रेमेडीज क्या है उसकी, आप क्या करोगे, ये सब चीजें आप कर सकते हो कि इन्वेस्टर जो है कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, रीफंड दे सकता है, ठीक। इसके अलावा वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद वो पेनल्टीज दे सकते हैं। इजी। अब रेलिवेंट केस क्या है इसके, पीक वर्सेस गर्ने, इसके अंदर मिस स्टेटमेंट हो गई थी, ठीक। और उसके बाद क्या बोला गया कि हाँ भाई वो लोग लाइबल हैं, ये बोला गया क्योंकि उन्होंने सही से फैक्ट्स नहीं बताए। रेक्स वर्सेस क्लिनसेंट, इसके अंदर यही हुआ कि चेयरमैन ने वही मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस दे दिया, फाइनेंशियल लॉसेस बताए ही नहीं, हाइड किया, तो भैया ये तो जानबूझ के किया गया, तो क्रिमिनल मिसस्टेटमेंट है, मिसलीड करा गया इन्वेस्टर्स को, ये बोल दिया गया। बर्नसिक वर्सेस ये तुम्हारा मगरज, इसके अंदर ये हुआ कि डायरेक्टर जो थी उसकी ड्यूटी थी वो कंप्लीट डिस्क्लोजर करे बट उसने नहीं किया, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, बट अगर नहीं आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुझे फीडबैक मिलना, ठीक। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, अगर नहीं समझ में हम दोबारा कर लेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।